मैं मुन्नालाल शुक्ला आरटीआई एक्टिविस्ट। हमारा चैनल है वर्ल्ड सिविल आरटीआई एंड न्यूज़ एंड ह्यूमन राइट्स, इसका संगठन भी है। उस संगठन से जुड़ने के लिए सभी लोग जुड़ें। और संगठन की जो हमारे मुख्य संरक्षिका हैं मेधा पाटिकर जी, जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया, उन्हीं के बारे में हम ये बताएंगे कि कैसे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो जो क्षेत्र था वो कैसे प्रभावित हुआ, कहाँ का क्षेत्र है, क्या है उसकी पूरी। तो वो एक जैसे अधिग्रहण, सरकार कहीं का अधिग्रहण करती है तो अधिग्रहण करने के बाद में वो अधिग्रहण तो हो जाता है, लेकिन अधिग्रहण के बाद में कहते हैं कि उनको लोगों को मुआवजा दे दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ लखनऊ में भी आवास विकास ने कुछ भूमि का अधिग्रहण किया और अधिग्रहण के बाद में उसकी भूमि ले लेने का, तो उसी की एक कहानी आपको बताएंगे कि अधिग्रहण से क्या क्या होता है। अधिग्रहण करने से केवल उसकी ज़मीन ही नहीं जाती है, उसकी पूरी संस्कृति कैसे प्रभावित होती है। तो व्यक्तियों की संस्कृति प्रभावित हो जाती है, संस्कृति को खतरा होता है। तो ये उस समय की कहानी है जब बड़ौदा से 90 किलोमीटर दूर स्थित केवड़िया और छोटे छोटे गाँव की नींद बहुत वर्ष पहले सन 1961 की सर्दियों में अजीब सी कर्कश की आवाज़ टूटी। और नया साल प्रारंभ होने से अभी कुछ दिन ही बीते थे कि कोठी गांव में एक बुलडोज़र आया और उसने खड़ी फसल को रौंद कर समतल बना दिया। यानी फसल थी और उसका अधिग्रहण करना था, तो बुलडोज़र कैसे बुलडोज़र चलता है, कैसे फसलों को नष्ट करता है, तो उसने खड़ी फसल को रौंद कर खेत का समतल बना दिया। हतप्रभ ग्रामीणों को बताया गया कि हेलीपैड के निर्माण के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता है। वैसे ग्रामीणों के लिए यह सूचना ही अपने आप में एक अजूबा थी। उससे कुछ दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कराए गए और संभवतः उनकी फसल के नुकसान की भरपाई है तो उन्हें थोड़ा बहुत भुगतान भी कराया गया। उसके बाद जनवरी 1961 को हेलीकॉप्टर नाम की एक बड़ी सी चिड़िया, जिसे स्थानीय लोग चील गाड़ी के नाम से पुकारते हैं, में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आगमन हुआ होता है। वहाँ उन्होंने भाषण दिया, एक बटन दबाकर नदी की ओर दूसरी ओर विस्फोट किया। इसके बाद वो वापस लौट गए, पर तब भी बहुत कम लोगों को पता चल पाया था कि सरदार सरोवर परियोजना, तब नवागाम बांध का उद्घाटन हो गया। बहुत लोगों को पता नहीं था। उद्घाटन के तत्काल बाद गुजरात सरकार ने केवड़िया, बाघोड़िया, कोठी, लिमड़ी, नवागाम और गोरा के 397 परिवारों की 1777 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। तो भूमि का अधिग्रहण जो है बिना उनकी कोई सूचना के, बिना उनके, तो अधिग्रहण भूमि का कर लिया गया। ये सभी परिवार तड़वी आदिवासी समुदाय के थे, आदिवासी जिनका जीवन पूरा जंगल पर ही निर्भर था। इन्हें सार्वजनिक उद्देश्य यानी वर्तमान सरदार सरोवर बांध के निर्माण हो अधिग्रहण के नोटिस दिए गए थे। इसी के साथ उनसे यह भी कहा गया था कि उन्हें इस हेतु नगद मुआवजे के अलावा बांध निर्माण स्थल पर रोजगार भी दिया जाएगा, ये उनको प्रलोभन दिया गया था। सन 1961 और 63 के मध्य परियोजना के शुरुआती दौर में ही उनके घरों और भूमि को परियोजना कॉलोनी के लिए मात्र 80 से 250 रुपये प्रति एकड़ के मूल्य पर अधिग्रहित कर लिया गया था। 80 रुपये और 250 रुपये प्रति एकड़ के मूल्य पर अधिग्रहित किया। इस पर चालाकी यह की गई कि उन्हें जलाशय के परियोजना प्रभावित के समकक्ष की मान्यता कभी भी प्राप्त नहीं हुई। वैसे समय के साथ फेरफार बढ़ती गई। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के सैकड़ों गाँवों के 1.5 लाख से ज़्यादा परिवार प्रभावित हो गए। इनके साथ बहुत कुछ पानी में समाता गया। लाखों लाख वर्षों का इतिहास मानव निर्मित झील में समा गया। वहीं दूसरी ओर दुनिया के अनेक बुद्धिजीवियों का मानना है कि भारत का कोई इतिहास नहीं है। उनकी यह बात मानने में हमें कोई कष्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति की निरंतरता ने कभी भी इसे इतिहास बनने ही नहीं दिया। इसे दुनिया का महानतम आश्चर्य माना जा सकता है। इसे समझने की प्रक्रिया में 3 अन्य संस्कृतियाँ हमारे सामने आती हैं। मिस्र की संस्कृति, मेसोपोटामिया और यूनानी या चीनी संस्कृति। इन तीनों के इतिहास का आज ज़रूर मौजूद है, लेकिन भारतीय संस्कृति तो आज भी अपने पूरे विस्तार के साथ मौजूद है। हम सब भारतीय एक अजीब, बेमेल से अनेक लेकिन आश्चर्यजनक विविधता वाले भूगोल में निवास करते हैं। यहाँ वेशभूषा, नाक नक्श, भाषा, लिपि, रीति रिवाज, तीज त्यौहार, भोजन, जलवायु, भौगोलिक विभिन्नताएं विद्यमान हैं। इस देश की कभी
कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं रही। उत्तर भारतीय की भोजन प्रणाली दक्षिण भारतीय से, पूर्वी भारत के निवासी की पश्चिम भारतीय से एकदम अलग है। तो अलग अलग भोजन यहाँ करते हैं। एक ओर से सीमा हिमालय दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में कारगिल से शुरू होती है, और दूसरी ओर पश्चिमी भारत के रेगिस्तान है, अत्यंत गर्म इलाकों से शुरुआत होती है। पूर्वोत्तर का इलाका घने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भरा है। दक्षिण की सीमा गहरे अथाह समुद्र पर समाप्त होती है। ये हमारे देश की विभिन्नता है, जो हमारी संस्कृति है। 2000 वर्ष पहले सिकंदर यहाँ अपने साथ यवन संस्कृति लाया। शक आए, हूण आए, इसके बाद मुस्लिम आए और मुगल भी आए, अंत में अंग्रेज भी यहाँ आते हैं। सबने यहाँ आकर अपने को पानी जैसा सिर्फ अंग्रेज़ों को छोड़कर बना लिया, और भारतीय संस्कृति के बहुमूल्य घड़े के आकार ले लिया। जो पुरानी प्राचीन हमारी ग्रीस से पुरातन चीन तक का इतिहास, उनकी तत्कालीन संस्कृति हमें अत्यंत आकर्षित करती है, और हम उनकी अधारणता को देखकर भौचक रह जाते हैं। परंतु भारत भी उतना ही परिपक्व था। उसने अपनी संस्कृति को कभी अतीत बनने नहीं दिया। राजाओं की वंशावली शायद उतनी शिद्दत से हमारे यहाँ दोहराई नहीं जाती। भारतीय पुरा साहित्य के रचनाकारों के नाम भी बहुत स्पष्ट नहीं है। यहाँ चली लंबी लड़ाइयाँ हमारी स्मृति में नहीं हैं। सन 1757, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएँ भी याद दिलाने पर ही कभी कभी सामने आती हैं। दुनिया के तकरीबन प्रत्येक धर्म का अनुयायी इस देश में मौजूद है। आश्चर्य का विषय है कि आधुनिक बुद्धिजीवियों की किसी भी कसौटी पर खरा न उतरने वाला हमारा समाज आखिर कैसे एक भी सूत्र में बंधा है। इसका मात्र उत्तर हो सकता है भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी है। तो आखिर ये संस्कृति क्या है? क्या इसे किसी परिभाषा में बांधा जा सकता है? क्या इसे अधिक मानवीय परिभाषा दी जा सकती है? कुछ लोगों की निगाह में संस्कृति यानी धर्म, दर्शन, कानून, व्यवस्था, जीवन शैली, साहित्य, कला, संगीत का गठबंधन है। वैसे हमारे ऊपर है कि हम इस सूची में नए नए तत्व शामिल करते जाएं। गौरतलब है कि धर्म अक्सर विशिष्ट ही होता है, एक खास वर्ग इसमें शामिल रहता है, लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है। संस्कृत तो हमेशा समावेशी होती है। ये पंथ, मत, विचारधारा तीनों से मुक्त होती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी महान संस्कृत धर्म के बिना पूर्ण नहीं है। परंतु धर्म को प्रभुशाली भूमिका दे देने से यह प्रयास करेगा कि वो अन्य तत्व फिर चाहे उतने महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसे संस्कृत से बाहर रखा जाए। वहीं दूसरी ओर एक और वर्ग है जो कहता है हिंदू संस्कृत उस धार्मिक संप्रदाय जो कि हिंदू कहलाता है, और न ही नस्ल जो कि आर्य कहलाती है की संस्कृत है, बल्कि वो भारत या हिंदू कहलाने वाले देश की संस्कृति है। मगर इन तमाम तरह से भारतीय संस्कृत को समझाने की निगाह में लोक संस्कृत का महत्व महज अलंकारिक, और आदिवासियों की संस्कृत तो इनके लिए शायद अस्तित्व में ही नहीं है। आदिवासियों की संस्कृत अलग रही है, उनकी परिभाषा में इसे सहेजने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसे संस्कृत एक अमूर्त स्थिति है जो हमारे साथ मौजूद रहती है। एथेंस के पुराने बासिंदा सुकरात को इसलिए सहन नहीं कर पाए क्योंकि उसने प्रत्येक को मजबूर किया कि वो न्याय, आत्मसंयम, प्रेम आदि अमूर्त स्थितियों को परिभाषित करे। उन्हें चिढ़ाने के लिए लोग जो परिभाषा गढ़ते, सुकरात उस परिभाषा की चिंदे चिंदे कर देते थे। हतप्रभ होने की वजह है कि भारतीय संस्कृत बातचीत का आधार क्या है? एथेंस और सुकरात होंगे? क्या किसी को अपनी संस्कृत की व्याख्या करने के लिए किसी अन्य संस्कृत का सहारा लेना होगा? इसी ऊहापोह में हमने भी संस्कृत की अनेक परिभाषाएं खोज डाली। एक परिभाषा संस्कृत हिंदी खास समूह के लोगों की विशेषता होती है। भाषा, धर्म, खान पान, सामाजिक रीतियों, संगीत, कला सभी के परिभाषित किया जाता है, और विस्तार किया गया था कि संस्कृत का आशय है ज्ञान, अनुभव और आस्था मूल्यों, आचार व्यवहार, अभिप्राय, वंशानुक्रम, धर्म काल की धारणा, भूमिका, स्थानिक संबंधों, ब्रह्मांड का विचार और भौतिक वस्तुओं का संचित भंडारण, जिसे लोगों के एक समूह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्तिगत प्रयत्नों का सामूहिक भावना से प्राप्त किया गया हो। इस बीच संस्कृत की एक अनूठी परिभाषा सामने आई। इसमें कहा गया था कि पश्चिम की तरह विकास के शुरुआती दौर में पूर्वी संस्कृत में भी धर्म से ज़बरदस्त प्रभावित थी।
सामान्य तौर पर कहें तो पूर्वी संस्कृत में पश्चिम की संस्कृत बनस्पत धर्मनिरपेक्ष समाज और धार्मिक दर्शन के मध्य बहुत अंतर है। अंत में एक और परिभाषा पर गौर कर लेते हैं। इसके अनुसार संस्कृत का अर्थ पारंपरिक व्यवहार की पूर्ण जटिलता, जिसे मानव नस्ल ने विकसित किया, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक पीढ़ी ने सीखा। संस्कृत बहुत संकीर्ण नहीं है। इसका अर्थ पारंपरिक व्यवहार के स्वरूप से भी निकाला जा सकता है, जो कि समाज के समूह, विशिष्ट नस्ल या विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट विशेष की विशेषता के लिए हुए हों। तो सुकरात के जिक्र से हुई संस्कृत की परिभाषा के संकलन में हमें अपनी परिभाषा ढूंढनी थी, जिसके आधार पर हम नर्मदा घाटी में सरोवर बांध के जलाशय से भरे पानी से विस्थापित होने वाले समुदाय की सांस्कृतिक हानि को समझ सकें। वैसे अमूर्तता पश्चिमी संस्कृति के लिए शायद कोई नवाचार हो सकता है, लेकिन भारत में तो कंकर को शंकर भी बना देने की हिम्मत सहस्राब्दियों से मौजूद है, और शिवलिंग की पूजा आदिम समुदाय से लेकर IT के क्षेत्र पर काम कर रहा आधुनिकतम भारतीय भी कर रहा है। इतना ही नहीं, इसी नर्मदा नदी में सर्वाधिक सुंदर और चिकने शिवलिंग मिलते हैं। नर्मदा नदी जो है वहीं पर चिकने शिवलिंग मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? विस्थापन की वजह से होने वाले सांस्कृतिक प्लावन को समझना इतना आसान नहीं था। अपनी इस उलझन को समझने के लिए डॉक्टर कपिल तिवारी, जो 35 वर्षों से लोक एवं आदिवासी संस्कृत के अध्येता रहे हैं, उसके बाद सामने उनकी अनूठी शैली की वो टिप्पणी थी। जब मनुष्य का प्राकृतिक वर्ण बदलता है तो वह अभूतपूर्व संकट में पड़ जाता है। उसका साथ उन सब वस्तुओं, स्थितियों, परिस्थितियों से छूट जाता है जिसके साथ उसके शताब्दियों से रिश्ते बने हुए हैं। वन से आकर बाहर आकर वह जिस असहजता का अनुभव करता है, उसका वन में ही जब कुछ था। उसकी भाषा में अभिव्यक्ति मात्र कठिन नहीं बल्कि कुछ हद तक असंभव भी है। वहाँ पूरा वन उसका घर था, लेकिन यहाँ एक चार दीवारी में सिमट जाता है। हम शहरी अपने रहवास या घर को कुछ फीट, मीटर या एकड़ में माप कर किसी नतीजे पहुँच सकते हैं, लेकिन किसी वनवासी या कुछ हद तक किसान के लिए भी ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है। अपने पर्यावरण से बिछुड़ना किसी गहरे तल पर संस्कृत बिखराव की ओर धकेल देता है। इस परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पिछली 2 शताब्दियों में तो सरदार सरोवर बांध की जो डूब आई, जल सिंधी के बाबा महारिया कुछ तरह कहते हैं, पीढ़ियों से हम जंगलों में रहते आए हैं। जंगल ही हमारा साहूकार और बैंक है। संकट के दिनों में हम उसी के पास जाते हैं। जंगल बाग से हम अपना घर बनाते हैं। निगौड़ी और हियाली की झाड़ियों से हम अपने घर की दीवारों को बुनते हैं। गौर के अपनी घर की दीवारों चुनते या खड़ी नहीं करते बल्कि बुनते हैं। जंगल से ही हमारे घरों की टोकनी, खाट, हल, बक्सर और हर एक सामान बनाते हैं। जंगल पहाड़ में चारा मिलता है जिससे हमारे जानवर पुछते हैं। तरह तरह का चारा मिलता है। गर्मी में घास सूख जाती है, फिर झाड़ की पत्तियां तो रहती हैं। अपनी बात समझाते हुए जंगल हमारा तो हमारी गोदरी रजाई कहलाता है। उनकी लकड़ी से रोटी रांधना, उसकी लकड़ी का उजाला करना, उसी की लकड़ी से जाड़े की रातों में तापते हुए सो जाना। ठंड लगती है तो रात में उठकर फिर से आग जला लेते हैं। जंगल हमें पालता पोसा है, हम भी उसे संभालते हैं। बरसात में घास और फसल जब घुटने घुटने हो जाती है तब नीलपी पूजते हैं। जब तक हंसिया से घास नहीं काट सकते, घास का पूला नहीं बांध सकते, सागौन के कोमल पत्ते नहीं तोड़ सकते, यहाँ तक कि नई घास को खाने वाले जानवरों का दूध तक नहीं पी सकते। इन सबको समेटती हुई संस्कृत का ये कि संस्कृत मानव प्रकृति और मानव समाज, मानव अदृश्य जगत इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये संस्कृत के बारे में बताया गया कि कैसे हमारी संस्कृत उन लोगों की जब वहाँ से विस्थापित होते हैं तो उनकी पूरी संस्कृत खत्म हो जाती है। प्रकृति और मनुष्य के आपसी सामंजस्य की इसे सुंदर संस्कृत क्या कोई कल्पना की जा सकती है? लैटिन अमेरिका के अनेक राष्ट्र आज अपने संविधान में परिवर्तन कर प्रकृति को एक जीवित इकाई के रूप में विस्थापित कर रहे हैं। वो मानते हैं कि प्रकृति को भी मनुष्य की तरह विकसित और फलने फूलने का अधिकार है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में निवास करने वाली भील जनजाति तो इसे अपने जीवन में उतार चुकी है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखो तो कहा जा सकता है कि भील आर्यों में भारत में आर्यों के आगमन के पूर्व आकर बस गए थे। कुछ इन्हें द्राविड़ नहीं मानते थे, कुछ इन्हें द्रविड़ ही मानते हैं और इन्हें आदिवासियों के ऑस्ट्रालोइड समूह से जोड़ते हैं। वैसे रसल और हीरालाल का मानना है कि भील राजपूताना और गुजरात के प्राचीनतम निवासी हैं।
पश्चिमी मध्य प्रदेश के गुजरात राजस्थान सटे हुए जिलों में इनकी बहुतायत है। एक समय जब झाबुआ जिले का विभाजन नहीं हुआ था तब जिले की कुल जनसंख्या इनका प्रतिशत 84.78 था। इसी तरह से क्रमशः खरगोन, पश्चिम निमाड़, बड़वानी सहित 39.9%, धार 53.38, रतलाम 12.1% थे। उन्हें प्रायः गुजरात के कोली आदिवासियों के साथ भी शामिल किया जाता है। वैसे कोल मूलतः बिहार अब झारखंड के छोटा नागपुर की एक जनजाति है। बैतूल, होशंगाबाद और पूर्व निमोड़ के कोरको में वास्तव में कोल मुंडा ही हैं, जिनका ऑरिजिन छोटा नागपुर से हुआ है। वैसे भील अपनी मूल भाषा भूल चुके हैं, इसलिए निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता कि भील कोली जनजाति या द्राविड़ है। वहीं दूसरी ओर पुरातत्ववेत्ता दामोदर धर्मानंद कोसंबी का मानना है कि ये लोग अब अर्ध कबीलाई किसान बन गए हैं। अनवर भूमि पर खेती करते हैं, परंतु अच्छे धनुर्धारी, शिकारी, धीवर और अन्य संग्रहणकर्ता रूप में प्रसिद्ध हैं। किसी मध्यवर्ती अवस्था में लोग पशुपालक बन गए थे और खेतिहर तो आधुनिक काल में ही बने हैं। फलतः भील भाषा अब गुजराती की एक बोली है, जो उन गुजरों की बोली के समीप है जिनसे उन्होंने पशुपालन के दौरान सीखा था। यह एक स्वाभाविक परिणाम है। जब जो संस्कृतियों का मिलन होता है तो जिस संस्कृत का उत्पादन प्रणाली बेहतर होती है, उसी भाषा अक्सर दूसरे पर हावी हो जाती है। माना जाता है कि भीलों के आश्रित नहाल कबीले के लोगों पर, जिनकी किसी समय अपनी स्वतंत्र भाषा थी, ऐसा प्रभाव पड़ा था कि कबीलाई भीलों की एक खास विशेषता रही है कि इन्होंने आवश्यकता पड़ने पूरे ऐतिहासिक युग में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यद्यपि योद्धाओं के रूप में संगठित कभी नहीं रहे। जान पड़ता कुछ भील ईसा पूर्व पहली सदी में मालवा के आसपास राजा भी बन गए थे, परंतु उनका राजवंश जल्दी ही नष्ट हो गया। भील केवल पश्चिमी मध्य भारत तक सीमित नहीं रहे। ये मध्य भारत खासकर बिहार, मध्य प्रदेश से पलायन कर सुदूर त्रिपुरा तक पहुँचे। सन 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ उनकी आबादी 2336 थी और जहाँ चाय बागानों, ईंट के भट्टों, खेती में काम करते थे। त्रिपुरा में उनका वहाँ निवास मुख्यतया बेलोनिया के अकिनपुर और खोवाल उपसंभाग के बागान बाजार में है। इन्हें उत्तरी त्रिपुरा के चाय बागानों में भी कार्य करते देखा जा सकता है। एक अन्य तथ्य पर भी गौर करना चाहिए कि त्रिपुरा की 1951 की जनगणना में इनकी मात्र 41 थी। सन 1961 में 69 में जो 50 वर्षों में इनकी संख्या 40 गुना की वृद्धि किस प्रकार हुई। बहरहाल तो इतना ही मानना होगा, अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार समुदाय है। तो ये हमारे संस्कृत के बारे में फिर हम और बात करेंगे कि कैसे एक पूरी संस्कृत नष्ट होती है। केवल अधिग्रहण नहीं होता है, भूमिका लोगों को हटा नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी पूरी संस्कृत को ख़त्म कर दिया जाता है। उनकी संस्कृत कैसे होती है उसके बारे में हम क्रम से फिर आपको बात करेंगे। और ये इसको सब्सक्राइब करिए और इस पर जानिए कि मेधा पाटेकर जी ने कैसे ऐसे समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी, और उसकी हम पूरी कहानी जो है हर एपिसोड में आपको बताएंगे। तो आप जानिए और उसको सब्सक्राइब करिए, देखिए, ताकि हम समझ सकें कि भूमि अधिग्रहण जब हम सरकार करती है तो उससे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसको हम समझने के लिए ये जो है सरोवर बांध की पूरी कहानी को समझना सुनना आवश्यक है। तो इसको हमें समझना चाहिए संवेदन तरीके